एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज बनाएंगे राजस्थान की सबसे ज़्यादा फेमस क्रिस्पी क्रिस्पी कचौड़ियाँ जो आपको पसंद आएंगी। सबसे ज़्यादा फेमस ना राजस्थान की प्याज की कचौड़ियाँ होती है। तो इसकी स्टफिंग देखिए, जो उसके अंदर का खट्टा मीठा फ्लेवर होता है ना, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाला है। और ये राजस्थान की फेमस कचौड़ियाँ आप सिंपल तरीके से घर पर बना सकते हैं और फूली फूली, और स्टफिंग भी बिल्कुल वैसी और वैसा ही टेस्ट, और आपको जिसे खाकर ना मज़ा आ जाएगा। बस घर वाले तो आपकी तारीफ़ ही करते रहेंगे क्यों इतनी टेस्टी लगती है। सबसे ज़्यादा ना ये वाली कचौड़ियाँ फेमस है क्योंकि इसका टेस्ट एकदम अलग होता है। दाल की कचौड़ी, मटर की कचौड़ी, सबसे अलग इसका टेस्ट होता है और बहुत ही क्रिस्पी होती है। और देखिए इसके अंदर बिल्कुल भी कोई वो नहीं है, जैसा आटा रहता है वो भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ सबसे पहले हमने 3 से 4 प्याज लिए, इनको पहले छील लिया, जो इनका छिलका है ऊपर से उतार लिया है। तो यहाँ पर प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले प्याज को बारीक बारीक काटना होता है। तो मैं डाइसर की मदद से काट रही हूँ, बहुत सिंपल है इससे काटना। बस प्याज को लीजिए, साबुत लीजिए। ये जो छोटी प्याज है उसको आप साबुत ले सकते हैं, जो बड़ी प्याज है ना उसको आप हिस्सों में कट कर लीजिए, 2 हिस्से कर लीजिए और आराम से कट जाएगी। बहुत सिंपल तरीके से आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। प्याज काटते जो टाइम जो आंसू आते हैं ना, उस चीज़ से आप बच जाओगे। तो इसे काटना बहुत सिंपल है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चॉपिंग के लिए जब आपको प्याज चॉप करनी हो तो यहाँ पर यूज इसे कर सकते हैं, बहुत ईजी होता है इसे काम करना। तो यहाँ पर एक प्याज थोड़ी सी फंस चुकी है, इसमें छिलका इसका अटक गया है, इसको निकाल लेते हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी प्याज कितनी बारीक कटी है, जितनी मुझे बारीक चाहिए थी ना, बस कम टाइम में वो प्याज इसमें कट चुकी है। तो आप कितनी भी प्याज इसमें कम टाइम में काट सकते हैं, जैसी भी शेप में आपको चाहिए। तो इसे हटा देते हैं। तो प्याज देखिए कितनी बारीक कटी हुई है, जैसी हमें चाहिए थी बिल्कुल वैसी हमारी प्याज कट हुई है। तो अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा काम अभी बाकी है, जिससे इसका टेस्ट और दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर आधी चम्मच हमने लिया है यहाँ पर जीरा, 1 चम्मच सौंफ लिया, साबुत धनिया लिया। इनको तब तक भूनना है लो फ्लेम पर, जब तक इनका कलर हल्का सा चेंज ना होने लगे और इनमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो इनको साइड में रख देते हैं। आप चाहे तो इन्हें मिक्सी में ठंडा करके पीस लीजिए या इनको दरदरा कूट लीजिए। तो मिक्सी में भी आप दरदरा इनको पीस सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैमरा घूम गया पीसते टाइम, पहले हम आटा लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पूरी एक कटोरी भरकर मैंने यहाँ पर मैदा लिए, पूरी ये वाली कटोरी मैंने फुल भर कर ली है। आधी रह गई थी इसलिए मैंने दोबारा से डाले। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, थोड़ी सी अजवाइन यहाँ पर ऐड करेंगे, क्रश कर कर हाथों से अजवाइन को डालने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब ऑयल ऐड करेंगे। बस इनको डालने के बाद आटा हमारा लगकर तैयार हो जाएगा। बस इसको हल्का सा हाथों से मैश करना है और उसके बाद हल्के गुनगुने पानी से लगाएंगे, क्योंकि सर्दी के मौसम में लगा रहे हैं ना, तो हल्का सा पानी गुनगुना ही यूज़ करेंगे। गर्मी के मौसम में आप नॉर्मल पानी से लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में अगर ठंडे पानी से आटा गूंथते हैं ना तो आटा थोड़ा टाइट हो जाता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो चुकी हैं, हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुका है। तो इसके बाद हल्के से पानी गुनगुने से हम इसको आटा लगाएंगे इसका। तो इसका आटा ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, सॉफ्ट सा आटा लगाना है। तो आटे को लगाने के लिए पहले अच्छी तरह से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूँथ लेंगे, क्योंकि मैदा है यहाँ पर। तो पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, मतलब पतला हो जाता है उसका आटा। तो धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा पानी डालें गुनगुना और आटे को लगाएं। बिल्कुल सॉफ्ट आटा लगा लेना है। इस तरह से पहले हमने आटा लगा लिया। अब आटे में मुक्कियाँ नहीं लगानी है, इसी तरह से हाथों से मैश करना है। घड़ी का टाइमर भर लीजिए, 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह से हाथों से मैशना है। आटे को पहले पूरी तरह से यहाँ पर तैयार करके रख लेना है, अच्छी तरह से मैशते रहेंगे। हल्का हल्का पानी या जैसा भी हिसाब से आपको लगे कि पानी यूज़ करना है या ऑयल यूज़ करना है, उसी तरह से हाथ में लगाते रहें और इसे अच्छी तरह से गूँथ लेंगे। 5 मिनट तक बिल्कुल लगातार गूँथना है। तो इसको रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर हमने अपना दरदरा मसाला भून लिया था, सॉरी पीस लिया था। तो यहाँ पर एक पैन में करेंगे हम घी गरम, 1 चम्मच, उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा हींग, हरी मिर्चें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप यहाँ पर हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर बच्चे नहीं खाते तो मत डालिए। उसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अगर आपके पास पेस्ट नहीं तो उसको दरदरा सा कूट भी सकते हैं। तो हल्के इनको गैस की फ्लेम को आपको लो ही रखना है। अब इनको भून लेना है लो फ्लेम पर ही। इनको डालने के बाद गैस की फ्लेम को लो ही रखना है और 1 मिनट तक भूनेंगे। जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो यहाँ पर अपना मसाला जो हमने दरदरा किया था ना, उस मसाले को यहाँ पर ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल आपको लो ही रखना है। 1 मिनट तक बस इसी तरह से इनको चलाते रहेंगे लगातार। इसके बाद गैस की फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पर बंद कर देना है। यहाँ पर डालनी है प्याज, क्योंकि प्याज को अगर हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर भूनेंगे ना तो इसका क्रिस्पीपन चला जाएगा, क्रंचीपन चला जाएगा। तो
तो यहाँ पर मसाला ऐड करेंगे, इससे गैस की फ्लेम को यहाँ पर बंद करना है। उस मसालों में क्या ऐड करना है हमें, यहाँ पर डालेंगे मिर्च, उसके बाद डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक यहाँ पर ऐड करेंगे। अब बस मसालों के साथ में ना इसको इसी तरह से ना चलाएंगे, मिक्स करेंगे। अभी गैस की फ्लेम को नहीं चलाना है हमें, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस जब इसमें अच्छी तरह से मसाले मिल जाएं, अब इसे लगातार यहाँ पर मिलाने के बाद अच्छी तरह से गैस की फ्लेम को हम अब कर देंगे स्टार्ट। बिल्कुल लो पर रखेंगे, गैस को हमने चालू कर दिया बिल्कुल लो पर। यहाँ पर डालेंगे 2 चम्मच बेसन अच्छी सी बाइंडिंग के लिए इसमें। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम अभी हमारी लो ही है, तो बेसन को भी अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करेंगे। और मसाले हमारे काफ़ी गर्म है, तो ये अब हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। और इसके टेस्ट को और भी दुगना करने के लिए यहाँ पर कुछ मसाले और हम ऐड करेंगे। सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच भरकर गरम मसाला, 1 ही चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप उसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हैं। क्वांटिटी में आपको ज़्यादा ही डालना है, 1-1 चम्मच ही डालना है भरकर। जो फ्लेवर होता है ना इसके अंदर, खट्टा मीठा फ्लेवर आता है, तो वो अमचूर पाउडर से और जो हम इसके अंदर मीठा डालते हैं उसी से आता है। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। थोड़ा सा गैस की फ्लेम को भी यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मीडियम फ्लेम पर कर देंगे। और यहाँ पर डालेंगे आलू। आलू मैंने पहले ही 2 आलू उबाल के रखे थे, क्योंकि इसके अंदर आलू कम, स्टफिंग कम होती है आलू की, और प्याज ज़्यादा होती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी प्याज लें उससे कम आपको आलू लेने हैं। यहाँ पर ऐड करेंगे मीठा, क्योंकि मीठा हमने इसलिए लास्ट में ऐड किया क्योंकि मीठा डालने के बाद थोड़ा सा पतला हो जाता है तो पानी छोड़ता है मीठा। तो गैस की फ्लेम को अब हमें यहाँ पर बंद कर देना। सारे मसाले हमारे भुन चुके हैं, सिर्फ हमने 2 मिनट ही चलाया था गैस की फ्लेम को, वो भी मीडियम फ्लेम पर। और इसको रख देते हैं साइड में। सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, उसे ठंडा होने के लिए। और आटा अपना सही कर लेते हैं। बिल्कुल आटा आपको सॉफ्ट रखना है, जितना सॉफ्ट आपका आटा होगा उतनी ही कचौड़ी आपकी अच्छी बनेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सॉफ्ट आटा चाहिए इसमें। अगर आपका आटा टाइट होगा तो आप उसमें डालेंगे कचौड़ियाँ अपने, तो गैस उस साथ के साथ ही फटनी शुरू हो जाएंगी। जितना वो फूलना स्टार्ट होंगी तो आपकी कचौड़ियाँ ऊपर से फटना शुरू हो जाएंगी। तो आपको आटा बिल्कुल सॉफ्ट करना है। जितना आटा आपका सॉफ्ट होगा ना, आप चाहे तो उसे चकला बेलन से बढ़ाएं या फिर उसे हाथ से बढ़ाएं। अगर आपका आटा सॉफ्ट है ना, वो हाथ से आराम से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। देखिए इसकी बॉल्स बना लेते हैं। और मैं कोई छोटी बॉल्स नहीं बना रही हूँ, बड़ी बड़ी बॉल्स बना रही हूँ। जितना मैंने आटा लिया है उसी के जितनी यहाँ पर मैं बॉल्स बनाऊँगी। तो बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं, ठंडा हो चुका है। तो यहाँ पर अब हाथ से बेल लेते हैं इसको। हम हाथ से बेल रही हूँ मैं। देखिए यहाँ पर मैं कोई चकला बेलन यूज़ नहीं कर रही हूँ, इतना सॉफ्ट हमारा आटा है। और ना ही मैंने हाथ में पानी या ऑयल लगाया, कुछ भी ऑयल कुछ भी नहीं लगाया। और बिल्कुल देखिए सॉफ्ट तरीके से हमारी, मैं इनको बढ़ा रही हूँ रोटी को, इसको थोड़ा ऊपर बड़ा कर रही हूँ। अब बिल्कुल कितना सॉफ्ट हमारा आटा है, हाथ से ही बढ़ रहा है आराम से। बस आपको इसी तरह से हाथ से इसको बढ़ा लेना है। हाथ से इसलिए बढ़ाना होता है क्योंकि जो उसके किनारे होते हैं ना, उनको पतला करना होता है। बस देखिए अच्छी तरह से आपको यहाँ पर बंद करना है। बिल्कुल जितना आप अच्छी तरह से इसको बंद करेंगे ना, उतनी अच्छी आपकी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो बिल्कुल टाइट हाथ से आपको यहाँ पर बंद करना है। कोई भी कोना इसका छुटा हुआ नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से चिपका देना है। इस तरह से आटे को करना है और हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए, टाइट कर कर आपको हाथ से इसे प्रेस करते हुए बढ़ा देना। और हाथ की सहायता से इसको बढ़ाना है, हमें बेलन भी यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। हाथ से इसको इस तरह से दबाकर बढ़ाना है। थोड़ा हथेली की सहायता से हम इसको बढ़ाएंगे। बस जितनी स्टफिंग इसकी फैलनी चाहिए अंदर, उतना ही इसको हम बड़ा करेंगे। जितनी हमारी स्टफिंग है उतना ही हम इसको हाथ से फैलाकर बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर ये कचौड़ी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। दूसरी कचौड़ी हम इस तरह से कर लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए आटा बिल्कुल सॉफ्ट है, मैं आपको दिखा रही हूँ बात से भी। देखिए मैं इसको इस तरह से बढ़ा रही हूँ तो आटा आसानी से फैल रहा है। ना ही हमारा आटा पतला है और ना ही टाइट है। इस चीज़ का आपको ध्यान है, सॉफ्ट आटा जितना आपका होगा उतनी अच्छी आपकी कचौड़ियाँ बनेंगी। तो देखिए मैंने आसानी से हाथ से इसको फैला दिया है। और इसके अंदर जो स्टफिंग रखेंगे हम, उसको अच्छी तरह से कवर करना है। वरना मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपने अच्छी तरह से उसको कवर नहीं किया ना फ्रेंड्स, तो जितना वो धीरे धीरे लो फ्लेम पर हम उसको पकाएंगे, वो फूलनी शुरू होगी, आपकी कचौड़ियाँ फटनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, अच्छी तरह से दबा कर आटे को यहाँ पर आपको बंद करना है और हाथ की सहायता से इसको बढ़ा लेना है। देखिए बनकर हमारी कचौड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो आप इसी तरह से सारी कचौड़ियाँ रेडी कर लीजिए। मैं भी अपनी कचौड़ियाँ इस तरह से रेडी कर लेती हूँ। दूसरी साइड में मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पर बिल्कुल लो हमारा तेल होना चाहिए, मतलब कम गरम होना चाहिए। जितनी भी कढ़ाई में आएंगी कचौड़ियाँ मैं डाल लेती हूँ और इनको धीरे धीरे इसी तरह से पकने देते हैं। तो धीरे धीरे मैंने अपनी कचौड़ियों को इसी तरह से पकने दिया है और बिल्कुल भी मैंने इनको छेड़ा नहीं, जब तक कि फूल कर अपने आप ऊपर नहीं आ गई। तो मैंने इनको बिल्कुल भी छेड़ा नहीं। देखिए आराम से अब इनको छेड़ रही हूँ, पलट रही हूँ मैं।
और फूली फूली हमारी कचौड़ियाँ लो फ्लेम पर, जितना आप इसको लो फ्लेम पर पकाएंगे ना कचौड़ियाँ उतनी ही क्रिस्पी और फूली हुई आएंगी। अगर आप उसको बीच में ही उसकी हाई फ्लेम कर देते हो तो कचौड़ियाँ क्या होती है ना, बबल्स बन जाते हैं ऊपर उनके। तेल गर्म होगा तो कचौड़ियाँ फूलनी स्टार्ट हो जाएंगी, इसमें साथ के साथ उसके ऊपर छोटे छोटे बबल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अंदर की स्टफिंग तो ऐसी ही रहेगी लेकिन कच्चापन रहेगा उसमें और क्रिस्पी आपकी कचौड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जब तक इनका कलर ऐसा चेंज ना होने लगे तब तक गैस की फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हाई कर देना है और जब ऐसा कलर आने लगे ना तो कचौड़े को उतार लेना है, क्योंकि इनमें हीट होती है। उतारने के बाद भी इनका कुकिंग प्रोसीजर चलता रहता है, तो इस टाइम पे इनका कलर जैसा आपको चाहिए उस टाइम पर आप इसको उतार सकते हैं। तो कचौड़ियाँ बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुली हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर जितना भी कढ़ाई में स्पेस हो उतनी कचौड़ियाँ आप भरकर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तेल बिल्कुल आपका लो गर्म होना चाहिए, धीरे 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 लो फ्लेम पर जितनी पकेंगी आपकी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पर हमारी कचौड़ियाँ सारी फूली फूली हैं और भरी हुई कचौड़ियाँ मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी कचौड़ियाँ बनी हैं। कुछ कचौड़ियाँ अभी बन रही हैं, मैं आपको कुछ दिखा रही हूँ। तो मैं इनका आपको क्रिस्पीपन भी दिखा देती हूँ, कितने मतलब इनकी स्किन देखिए ऊपर से कितनी फूली हुई हमारी कचौड़ियाँ हैं। और स्किन बिल्कुल भी फूली हुई नहीं, लो फ्लेम पर पकाई है ना हमने, तो इसलिए इनकी स्किन बिल्कुल भी फूली हुई नहीं है। तो यहाँ पे इनका क्रिस्पीपन भी देखिए, बहुत क्रिस्पी हमारी कचौड़ियाँ। कैसी लगी वीडियो मुझे ज़रूर बताइए।